हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन एक्सपर्ट। और हम लोग केमिस्ट्री कंटिन्यू करने वाले हैं आज से। आपको प्रीवियस कुछ क्लासेस मिल चुकी हैं जिसमें मैथमेटिक्स की क्लासेस हुई हैं और फिजिक्स की क्लासेस हुई थी, लेकिन कुछ कारणोंवश हमारी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई थी, जो कि आज से हम लोग चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री में कैसे क्या कुछ करेंगे, क्या हमारा पैटर्न होगा पढ़ने का, किस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। इन सब बातों को पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम चालू करते हैं अपना सब्जेक्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि केमिस्ट्री हमारा 3 पार्ट में है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। लेकिन हम ये बता दें कि हम लोग चालू कहां से कर रहे हैं और कहां तक उसको लेके जाएंगे और कौन सी क्लास के स्टूडेंट के लिए हमारी यह केमिस्ट्री उपयोगी होगी। तो बात करें सबसे पहले जो इस समय क्लास 12th में स्टूडेंट हैं, हम लोग उनको फॉलो करेंगे, यानी उनके लिए हम लोग क्लासेस देंगे। 12th की पूरी केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग जेई, IIT जेई, नीट और एडवांस, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। यानी हमारे इस चैनल पे आपको शुरुआती केमिस्ट्री चालू की जाएगी और उसको ले जाके हम लोग आपको यहां पे छोड़ेंगे आके, यानी फाउंडेशन से चालू करेंगे और हायर लेवल तक आपको लेके जाएंगे। जैसा आप फिजिक्स देख रहे होंगे, आपको अनुज दुबे सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, आपको कंटेंट देख के क्वालिटी का पता जरूर चल गया होगा कि यहाँ पे कोई फालतू का काम नहीं हो रहा है कि आपको छोटी छोटी चीजें पढ़ा दी जाएं, मन बहला दिया जाए आपका। यहाँ पे आपको छोटी चीज पढ़ाने के बाद आपको बड़ी चीज तक भी हम लेके जाएंगे और उसी समय आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। क्या कुछ फॉलो करेंगे हम लोग, तो हम लोग 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और 12th में हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं, अगर उन पे नजर मारें तो ये हमारे 12th के टॉपिक हैं। क्या कुछ लिखा हुआ है, सबसे पहला जो लेसन हमारा एनसीईआरटी का आता है दी सॉलिड स्टेट, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स और पांचवा चैप्टर हमारा सरफेस केमिस्ट्री, 6 नंबर चैप्टर प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स और 7 नंबर द पी ब्लॉक एलिमेंट, 8 नंबर हमारा चैप्टर दी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट यानी लैंथेनाइड एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट, और 9 नंबर जो चैप्टर है हमारा वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन चैप्टर को एक एक करके देखेंगे। हाँ, उनके क्रम में, उनके सीरियल में चेंजमेंट जरूर हो सकता है, लेकिन चालू हम लोग पहले चैप्टर से कर रहे हैं दी सॉलिड स्टेट से। आज की क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर चालू करेंगे और सॉलिड स्टेट चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। यानी अगर आप क्लास 12th में हैं और आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो लिख लीजिए इस बात को कि आपको किसी दूसरी कोचिंग या दूसरे चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि कैसे क्या कुछ हम पढ़ाएंगे सॉलिड स्टेट में, तो दूसरे चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। या फॉलो कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, आपका कहीं का भी कंटेंट अच्छा लगता है तो जरूर जाएं। लेकिन अगर एक चैनल पकड़ के बैठना चाहते हैं कि नहीं इस चैनल पे हमें सब कुछ कराया जाएगा, तो हाँ, हमारे इस चैनल पे आप विश्वास कर सकते हैं। तो हम एक एक चैप्टर को करेंगे। पहला चैप्टर हम शुरुआत करेंगे सॉलिड स्टेट से, क्रम में चेंज हो सकता है सॉलिड स्टेट के बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन हम लोग छोड़ देंगे। एक एक चैप्टर करके हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। तो टोटल 2 बुक्स हैं हमारे पास, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड। ये पूरी वॉल्यूम फर्स्ट की कहानी है, तो वॉल्यूम फर्स्ट कवर करने के बाद हम लोग वॉल्यूम सेकंड कवर करेंगे। अब बात आती है सॉलिड स्टेट को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। तो देखो भाई, सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर, जो गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट, ये हम 11th में पढ़ते हैं। इस चैप्टर को हम लोग 11th में पढ़ते हैं और जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी कि आप 11th की ये चीज याद करो, ये याद करो, मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा कि आप 11th की बुक से ये चीज देख लीजिएगा, उसकी नेक्स्ट क्लास में हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो आप पलट के वो चीज देख के जरूर आएंगे अपनी 12th वाली क्लास को देखने के लिए। कैसे क्या करेंगे हम लोग सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में हम लोग 0 लेवल से चालू करेंगे। 0 लेवल से सॉलिड क्या होते हैं, क्यूब क्या होता है, सॉलिड स्टेट क्या होती है, सब कुछ बेसिक लेवल से चालू करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं पहले दिन आपको हाई फाई क्वेश्चन करवा दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
जीरो से चालू करेंगे, पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ा देंगे। एनसीईआरटी पढ़ाने के बाद जो क्वेश्चन आए हुए हैं एनसीईआरटी के उनको डिस्कस कर देंगे। उसके बाद हम लोग आईआईटी, जेईई, नीट और एडवांस की तरफ बढ़ेंगे इसी चैप्टर में। यानी इस चैप्टर का हम लोग पोस्टमार्टम कर देंगे। उसके बाद अगला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग चालू करेंगे। ढेर सारी प्रॉब्लम, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि और मैं क्या स्पेशल लेके आया हूं आपके लिए, आपको बुक पढ़ना सिखाई जाएगी। बुक पढ़ने का क्या मतलब है, यानी यहां पे आपको पीडीएफ लगाई जाएगी एनसीईआरटी की ही। मैं केवल एनसीईआरटी ही पढ़ाऊंगा बुक यहाँ पे, बाकी जो क्वेश्चन जो तरह तरह के और एग्जाम मतलब बुक्स हैं उनके क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन आपको 12th लेवल की क्लास में एनसीईआरटी में फॉलो करवा दूंगा पूरी। उस एनसीईआरटी को यहाँ पे हर एक पेज को लगाया जाएगा। पहले पेज से शुरुआत होगी, सॉलिड स्टेट के लास्ट पेज तक जाएंगे और हर एक लाइन का अंडरलाइन कराते हुए मैं आपको मतलब सिखा दूंगा कि देखो ये मतलब इसका है, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे है, ये क्वेश्चन आया है, क्या आप इस क्वेश्चन को लिख पाएंगे। पूरी चीज आपको कंठस्थ करा दी जाएगी और रटना नहीं है। अगर आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट से डर लगता है तो भूल जाइए, डरना वरना कुछ भी नहीं है। आपको हर एक छोटी सी चीज यहाँ पे बताई जाएगी और याद करा दी जाएगी, लेकिन रटना नहीं है। ऐसी ये बात नहीं कि आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर समझ में कुछ भी नहीं आया लेकिन आप बीसीसी एफसीसी का फिगर याद करके बैठे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने पाएगा। तो चालू करते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री और चैप्टर का नाम डालते हैं सॉलिड स्टेट। नोट्स आप प्रॉपर साथ साथ बनाते चलिएगा। एक दिन ऐसा होगा 20-25 दिन बाद आपको खुद ही समझ में आएगा कि मेरी इतनी कॉपी भर चुकी है, मेरा इतना नोट्स तैयार हो गया है। तो बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट, अब मैटर की हमारे पास 3 स्टेट होती थी जो हमारे सिलेबस में है। कौन कौन सी? एक तो हमारी हो गई सॉलिड, दूसरी हमारी हो गई लिक्विड और तीसरी हमारी हो गई गैस। एक जनरल फिगर आप देखते हैं, क्या देखते हैं, मैं छोटा सा फिगर बना देता हूं एक, कि छोटी क्लासों में इस फिगर के माध्यम से बताया जाता है सॉलिड लिक्विड गैस में क्या अंतर होता है। हम लोग ऐसे ऐसे पार्टिकल बना लेते हैं कि भैया ये हमारा सॉलिड है, इसको हम सॉलिड दिखा देते हैं। अब सॉलिड के बाद लिक्विड में हम क्या करते हैं, थोड़ा दूर दूर दिखाते हैं। अभी बता रहे हैं डेफिनेशन, लेकिन इस फिगर को देखिए आपको थोड़ा याद आएगा। और जो गैस होते हैं इनमें हम काफी दूर दूर इनके पार्टिकल दिखाते हैं और कहते हैं कि ये हमारा सॉलिड है और ये हमारा लिक्विड है और ये हमारा गैस है। क्या कुछ पता चल रहा है इन फिगर को देख के? ये पता चल रहा है कि भाई जो सॉलिड होते हैं उनके जो पार्टिकल हैं वो काफी पास पास हैं, लिक्विड वाले थोड़ा सॉलिड से दूर हैं, लेकिन जो गैस वाले हैं वो सबसे ज्यादा दूर हैं। पहली बात तो ये हमें साफ साफ दिख रही है। अब इनके पार्टिकल जो हैं आपस में काफी मजबूती के साथ बंधे हुए होते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो काफी मजबूती के साथ बंधे हुए होते हैं। तभी तो देखो ना, ये सॉलिड है, अगर हम इसको कर रहे हैं तो ये कहां मुड़ रहा है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल हैं वो उनका बीच जो फोर्स लग रहा है वो काफी अच्छा है, मजबूत फोर्स लगा हुआ है। लिक्विड में उनसे कम मजबूत होता है और गैस में तो बहुत ही वीक फोर्स होता है। एक तो ये चीज हम देखते हैं। दूसरा, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो खाली स्थान होता है, और उस खाली स्थान को हम लोग अपनी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे, वाइड बोलेंगे। वाइड का मतलब क्या होता है जी? वाइड का मतलब होता है हमारा एम्प्टी स्पेस। क्या होता है? एम्प्टी स्पेस। तो एक बात यह भी बताई जाती है कि जो वाइड होता है वो सॉलिड में कम होता है, लिक्विड में उससे ज्यादा होता है और गैस में सबसे ज्यादा होता है। खाली स्थान दिख भी रहा है, यहां पे देखो खाली स्थान बहुत कम कम है, यहां पे खाली स्थान ज्यादा है, यहां पे खाली स्थान सबसे ज्यादा है। तो एक तो चीज हमारी ये बताई जाती है। दूसरा ये बताया जाता है जो सॉलिड स्टेट के हैं, जो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल हैं या जो सॉलिड होते हैं, ये केवल वाइब्रेशन मोशन करते हैं और अपनी जगह पे ही वो हिल डुल सकते हैं, वाइब्रेशन मोशन हमारे करते हैं।
तो ये कुछ कहानी थी हमारी सॉलिड स्टेट में सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की। 3 बातें हो गई हमारी कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं। इसके बाद हमें क्या देखना है कि सॉलिड कितने टाइप के हो सकते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं कि भाई सॉलिड बहुत टाइप के हो सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे सॉलिड कितने टाइप के हो सकते हैं, जो आदमी नहीं पढ़ा है वो बताएगा यार सॉलिड तो बहुत टाइप के हो सकते हैं, सॉलिड तो बहुत टाइप के हो सकते हैं। लेकिन जो आदमी पढ़ा है वो क्या बोलेगा कि सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो ये बताया गया कि जो हमारे सॉलिड, अब चैप्टर आपका यहां से चालू हो गया है, थोड़ा सीरियस हो जाइएगा, कि जो हमारे सॉलिड होते हैं, जो हमारे सॉलिड होते हैं उनको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक हम लोगों ने कहा कि एक सॉलिड हमारे एमॉर्फस होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। राइटिंग थोड़ा एडजस्ट करिएगा, अभी इस बोर्ड में राइटिंग कम अच्छी बनती है, व्हाइट बोर्ड या नोट्स में हो तो राइटिंग अच्छी बनती है, लेकिन हर एक वर्ड को मैं बोल दूंगा, आपको जहां ना समझ में आए कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या कॉन्टेक्ट नंबर आपको लिखा रहेगा और लिखा भी है 9120736105, इसमें आप व्हाट्सएप करके भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो क्या बताया गया कि भाई सॉलिड हमारे 2 टाइप के हैं। कौन कौन से? एक हमारा एमॉर्फस सॉलिड, दूसरा हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब बात आती है सर क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं। तो मैं एक फिगर बना के आपको दिखाता हूं। देखो जैसे एक ये कोई सॉलिड है, अब इस सॉलिड में जो अंदर की संरचना है, अंदर क्या कुछ अरेंजमेंट है, उसमें मैं अगर आपको इस तरह से बना दूं कि 1 2 3 4 5 गोले ये, जस्ट उनके नीचे फिर 5 गोले ये, फिर उनके नीचे 5 गोले हमारे ये बने हुए हैं। एक तो ये अरेंजमेंट है, एक इस तरह का सॉलिड है। दूसरा सॉलिड हमको बताया गया, एक बोले एक सॉलिड ये है दोनों सॉलिड। क्या आपको अंतर समझ में आ रहा है? बिल्कुल देसी भाषा में, देहाती भाषा में समझिए क्या अंतर समझ में आ रहा है। कह रहे हैं इसमें जो अरेंजमेंट है वो एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है कि 1 2 3 4 5, उसके नीचे फिर 1 2 3 4 5, फिर उसके नीचे 1 2 3 4 5, और ये एक दूसरे के नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। जहां तक हमें लग रहा है कि इस वाले फिगर में एक बहुत बढ़िया सीक्वेंस फॉलो कराया गया है, एक ऑर्डर रखा गया है कि भैया तुम, फिर उसके नीचे ये, फिर ये रखा गया। यहां पे क्या किया गया? जय ऊट पटांग भरे पड़े हैं, कभी ये कभी वो, कभी यहां कभी वहां, कभी इधर कभी उधर, मतलब भर दिए, जाओ रहो जाके। है सॉलिड ये भी, है सॉलिड ये भी। अगर बढ़िया ऑर्डर फॉलो किया जाए, सीक्वेंस से रखा जाए, सजा धजा के बढ़िया रखा हुआ है एक ऑर्डर में, तब हम उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ में आया? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जब ऑर्डर में ना रखा हो, ऊट पटांग ठूंसे पड़े हैं, तब उसको हम बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो पहली बात हमारी ये रही। जैसे डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो ये आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या पहली बात बताई गई, एमॉर्फस सॉलिड क्या कुछ होता है। क्या बताया गया कि सॉलिड हुज कॉन्स्टिट्यूएंट्स डू नॉट पोसेस द ऑर्डरली अरेंजमेंट। साफ साफ लिखा गया, जो बताया गया वही लिखा गया, डू नॉट पोसेस द ऑर्डरली अरेंजमेंट ओवर द लॉन्ग रेंज आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। और नेक्स्ट हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या बताया गया। क्रिस्टलाइन सॉलिड में देख लो कि द सॉलिड्स हुज कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली अरेंजमेंट व्हिच रिपीट इटसेल्फ ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। बार बार अगर वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, लंबे समय तक रिपीट होता चला जा रहा है, तो उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। लेकिन जब किसी भी पैटर्न को वो फॉलो ही नहीं कर रहा है, ऊट पटांग भरा हुआ है, तब उसको हम बोलेंगे एमॉर्फस सॉलिड। जैसे रबड़ होता है, रबड़ आप देखते हो, या एक चीज जो खाने वाली, क्या नाम लिया जाए, जैसे छोटे बच्चों को दिया जाता है, कभी भी टूरिस्ट प्लेस में आप गए होंगे, पिंक कलर का होता है, खूब बड़ा सा ऐसा अंबार जैसा लगा होता है, रुई की तरह होता है, ऐसे गोल गोल, उसमें एक डंडी लगी होती है, हम लोग उसको खाते हैं छोटे बच्चे। टूरिस्ट प्लेस में छोटे बच्चों को ज्यादा मिलता है, वो हमारा एमॉर्फस सॉलिड होता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई अरेंजमेंट फिक्स नहीं है
कभी ये इधर से उठा, कभी इधर से उठा, ऐसे 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 करके एक ऐसे उसमें डंडी लगा दी जाती है और ऐसे 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 वो बना होता है, पिंक कलर का होता है, उसको हम बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। वो हमारा एमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में आता है। प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक भी हमारे कुछ होते हैं, वो भी हमारे एमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, किनका? एमॉर्फस सॉलिड का। वही पार्ले जी बिस्किट वाला हाल होता है। जैसे कभी तुम चाय में डुबोगे तो कहो बहुत देर तक वो रुका रहे, लेकिन कभी क्या डुबोते मुंह तक भी नहीं आएगा, खट से गिर जाएगा। यानी टाइमिंग नहीं फिक्स कर सकते हो कि वो बिस्किट कब गिरेगा। वही हाल इनका भी होता है। जैसे ये मान लो ये एमॉर्फस सॉलिड होता तो इसकी क्या कंडीशन होती, हमने गरम किया, पता चला बहुत देर तक गर्म हो रहा, तब ये थोड़ा सा ढीला हुआ, फिर उसके बाद पता लगा ये गिर गया। अब जैसे ही आगे बढ़े इसने बहुत कम टाइम लिया और खट से नीचे गिर गया। यानी एक फिक्स सिचुएशन नहीं है कि हमें इसको 80 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करना तब ये नीचे गिरेगा, फिर 80 तक, फिर 80 तक, ऐसा नहीं है। उनका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। किसका? एमॉर्फस सॉलिड का, क्योंकि उनका अरेंजमेंट ही नहीं फिक्स है ना। देखो ना इधर, इसमें देखो, इनका प्रॉपर अरेंजमेंट फिक्स है। अगर तुम गर्म करोगे तो पहले ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, बढ़िया अरेंजमेंट है। लेकिन तुम इनको गर्म करोगे, अभी इनकी जिंदगी खुद ही फिक्स नहीं है। यानी ये कभी यहां पे गैप है, यहां पे गैप नहीं है, यहां पे ज्यादा है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट है ही नहीं। तो गर्म करने पर पता चला ये वाला पोर्शन जल्दी टूट गया। अच्छा, कॉमन दिमाग लगो, एक फालतू का क्वेश्चन, ये वाला पोर्शन जल्दी कैसे टूट सकता है या देर में कैसे टूट सकता है? जब तुम्हारा अरेंजमेंट नहीं फिक्स है तो सोचना, मान लो ये एक ऐसा सॉलिड है जहां पे इस जगह पे ज्यादा भीड़ लगी हुई है, इस जगह पे, समझना, फालतू का है, मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन समझने के लिए, इस जगह पे ज्यादा भीड़ लगी है, तुम यहाँ हीट कर रहे हो, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा? काफी देर बाद गर्म होकर नीचे गिरेगा, या यूं कहे काफी देर बाद मेल्ट होगा। लेकिन जब इधर वाले पोर्शन को गर्म करोगे तो यहाँ भीड़ कम है, उनके बीच बॉन्ड क्या है? वीक बॉन्ड है। थोड़ी एनर्जी दोगे, थोड़ी सी हीट दोगे, वो पिघल के नीचे गिर जाएगा। यानी जहां पे भीड़ ज्यादा थी वहां ज्यादा टाइम लग गया, जहां भीड़ कम थी वहां कम टाइम लग गया। और सॉलिड क्या है? एक ही है। लेकिन यहां पे क्या कंडीशन है? कह रहे हैं तुम यहां गर्म करो, चाहे यहां गर्म करो, चाहे यहां करो, चाहे यहां करो, चाहे यहां करो। जब रेगुलर अरेंजमेंट है, जितना हीट तुमको यहां लगेगी उतना हीट तुमको यहां लगेगी, उतना हीट तुमको यहां लगेगी। तो ये थे दो टाइप की चीजें। कौन कौन सी? एक हमारा एमॉर्फस सॉलिड, दूसरा हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये पूरी बात थी हमारी एमॉर्फस सॉलिड की और क्रिस्टलाइन सॉलिड की। आप नोट कर सकते हैं, आप वीडियो रोक के लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये डिफिनीशन मैंने आपको लिखाई है, ये डिफिनीशन आप वीडियो रोक के 1 मिनट वीडियो रोकिए और लिख लीजिए इसको। तो अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फिर से आगे हमें क्या पढ़ना है? अब हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में सारा कुछ डिटेल में पढ़ना है। हमारे सिलेबस में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में सब कुछ पढ़ना है। और अब देखते हैं सॉलिड का क्लासिफिकेशन कितने टाइप से और हो सकता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो कितने टाइप से और क्लासीफाई किए जा सकते हैं। तो सबसे बेसिक यूनिट लेके हम चालू करते हैं और आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते चले रहेंगे। सबसे पहले आपको जानकारी लेनी चाहिए किसके बारे में? क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होता है? तो बचपन से हम बनाते चले आ रहे हैं क्यूब, तो हमने एक क्यूब बना दिया। देखो, दिमाग में बिल्कुल तनाव नहीं लाना है, कोई कठिन चीज नहीं है, ना ही मैं कोई कठिन करके आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ये हमारा क्यूब बन गया। इस क्यूब में हमें क्या कुछ दिख रहा है? इस क्यूब को क्यूब ना समझिए, आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे को फील लीजिए कि हाँ, मैं इस कमरे में बैठा हुआ हूं और ये ऐसा ही क्यूब है। क्या दिख रहा है? मैं जिस कमरे में बैठा हुआ वहां पे 8 कोने दिख रहे हैं। अपने कमरे में देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने दिख रहे होंगे आपको 6 दीवारें दिख रही होंगी। कुछ आदमी बोलेगा मेरे को 4 दिख रही हैं। अरे 1 2 3 4, जिस फर्श में खड़े हो वो भी दीवार है और ऊपर छत है तो वो भी दीवार है। इसी बात को लिखना है। जो ये कोने दिख रहे हैं, इन कोने को इस क्यूब में देखिए तो एक कोना ये, दूसरा कोना ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये, सातवां ये और आठवां ये 8 हमारे कोने हुए।
और क्या दिखा, तो इन कोने को हम नाम देते हैं कॉर्नर, चाहे कहो कॉर्नर और चाहे कहो वर्टेक्स। तो किसी क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर होते हैं, हमने कहा 8 कॉर्नर होते हैं। किसी क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर होते हैं, हमने कहा 8 कॉर्नर होते हैं। कॉर्नर के बाद हमें क्या दिखा कि इस क्यूब में कितनी फेस होती हैं, और फेस को क्या कहते हैं, फेस को हम लोग कहते हैं दीवारें। दी कैपिटल दी होता सर, ओ सॉरी कैपिटल दी नहीं, हाँ दीवारें। कितनी दीवारें हैं, 6। तो हमने कहा 6 दीवारें हैं। अब बात आती है और क्या कुछ होता है, तो बोले एज होता है। एज क्या होता है, एज क्या होता है, बोले 2 फेस को जोड़ने वाली एक लाइन। आप अपने कमरे में देखिए कि इस दीवार को और उस दीवार को जब जोड़ा गया होगा तो एक वो देखो लाइन गई है। अपने वहां देखिए जिस कमरे में बैठे हुए हैं, नीचे देखिए इस दीवार को और उस दीवार को जोड़ने के लिए ये नीचे फर्श में एक लाइन गई है। तो इनको हम बोलते हैं एज। और एज होती कितनी है, आप अपने कमरे में गिनिएगा, मैं आपको यहां पे गिनवा देता हूं। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल हमारी 12 एज हो गई। कितनी एज हो गई, 12। अगर हम इनमें नामकरण कर दें, इनका नाम दे दें, ओहो इस क्यूब का मैं क्या नाम दूं, इस क्यूब का मैं क्या नाम दूं, ABCD। तू तो स्टार प्लस देखता है ना, तेरे मुंह में तो यही आया होगा। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, ABCDEFGH। ले, इस क्यूब का मैंने ये नाम दे दिया। क्या कह रहे हैं, कोई पूछे 8 कॉर्नर है कौन कौन से है, तो सीधा बता दो ABCDEFGH, ये 8 कॉर्नर है। कोई पूछे फेस कितने हैं, तो तुम बताओगे 6 फेस हैं। गिन सकते हो, यहां पे बता सकते हो कौन कौन से फेस। देखो एक ये CDGH, आगे वाली दीवार लिख सकते हैं इसको, मैं सारा नहीं लिखूंगा। CDGH एक हमारा फेस ये हुआ। दूसरा फेस क्या हुआ, ऊपर वाला छत हो गई। देख क्या है, ABCD, एक फेस हमारा ABCD हो गया। अब एक इधर को बता दे, क्या DBHF लिख दे, DBHF। अब क्या चाहते हो, मैं 6 की 6 फेस लिख दूं, कुछ अपने मन से भी कर लेना, आसान सा है। तो 6 फेस हम लिख सकते हैं। कोई तुमसे कह दे एज बता दो, क्या बोले, एज बता दो, तो कर दो रुको, GH एक एज है, GH एज है, AB एक एज है, ओहो AC एज है, CD एज है, BD एज है। सबको जोड़ जोड़ के लिख दो, तो ये हुई हमारी एज की बात। अब समझ में आया कि एक क्यूब लेके चले, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है हमें, बिल्कुल कहानी जैसा माहौल सेट हो जाएगा। एक क्यूब के बारे में हमें पढ़ना है और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हमें पढ़ना है। हमने उसका छोटा सा सिस्टम, एक क्यूब ले लिया और उस क्यूब को अपना कमरा माना है, और हमें अपना कमरा नहीं छोड़ना है। पूरी सॉलिड स्टेट में मैं जो भी बताऊंगा आपके कमरे के बारे में बताऊंगा। तो इस क्यूब में हमें कमरा नजर आता है, अपना कमरा नजर आता है। तो ये हुआ। इसके बाद बोला कुछ हमारी बेसिक डिफिनीशन है, समझना है उनको क्या कुछ होता है। सबसे पहली डिफिनीशन आती है स्पेस लैटिस। क्या आती है, स्पेस लैटिस, पहली डिफिनीशन। दूसरी डिफिनीशन हमारी आती है यूनिट सेल। तीसरी डिफिनीशन हमारी आती है लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट। और चौथी डिफिनीशन हमारी आती है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। बिल्कुल प्यार से समझते चले जाइए, कोई भी कहीं भी 1% भी आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या कुछ होता लैटिस पॉइंट, क्या कुछ होता यूनिट सेल। ये बचपन में, अभी बचपन ही है तेरा, एक गेम खेलते हैं क्यूब वाला। इतना बड़ा क्यूब आता है, उसको ऐसे 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 घुमाते रहो और चारों तरफ सेम कलर हमें फिक्स कर दो, तो बड़ी वाहवाही होती है। नहीं, ये बंदा बहुत टैलेंटेड है, ये क्यूब को मैच कर लेता है।
यही तो कहते हैं। उस क्यूब को समझना, एक क्यूब आता है जिसमें छोटी छोटी यूनिट लगी होती हैं, एक बड़ा क्यूब रहता है, वो बड़ा क्यूब छोटे छोटे क्यूब से मिलकर बना होता है। देखना, जो बड़ा क्यूब होगा वो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्यूब की तरह होगा, और जो उसके अंदर छोटे छोटे क्यूब लगे होते हैं कलरफुल, वो भी क्यूब की तरीके से होते हैं। उन छोटी छोटी यूनिट को हम घुमाते रहते हैं, चारों तरफ का कलर अगर हमारा सेम हो गया तो हमें कोई भी समस्या नहीं आती और हम इंटेलिजेंट घोषित हो जाते हैं। उसी क्यूब से समझना है। जो वो पूरा क्यूब है, बड़ा वाला क्यूब है, उसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस, और उस क्यूब में जो छोटे छोटे क्यूब होते हैं उसके एक छोटे क्यूब को हम बोलते हैं यूनिट सेल। हिंदी में समझो, बड़ा वाला क्यूब होता है उसको बोलते हैं स्पेस लैटिस, और उस बड़े क्यूब में बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब होते हैं। ना हो 140 रुपया का बाहर मिलता है, खरीद लेना, देख लेना कि बड़े क्यूब के अंदर छोटे छोटे क्यूब होते हैं कि नहीं। तो बड़े क्यूब को हम स्पेस लैटिस बोलते हैं, छोटे वाले क्यूब को यूनिट सेल बोलते हैं। छोटा वाला जो क्यूब होता है, यानी यूं कहें जो यूनिट सेल होता है, वो जिन पॉइंट से मिलके बना हुआ होता है उनको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। अभी फिर से समझा रहा फिगर बना के। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर पहले हिंदी में समझो। कह रहे हैं मैं हूं, अगर मैं किसी भी चीज से डायरेक्टली अटैच्ड हूं, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, एक आदमी यहां पे, मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूं, दूसरा यहां पे है, मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूं, तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। लेकिन मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे चारों पांचों दसों तरफ बहुत आदमी खड़े हुए हैं, लेकिन मैंने अपने हाथ ऐसे कर रखे, मैं किसी से हाथ नहीं मिला रहा, तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 0 होगा। मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 0 होगा। लेकिन मैं एक आदमी से इधर वाले से हाथ मिला लिया तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हो गया। यानी मैं जिससे डायरेक्टली अटैच्ड हूं, मैं जितने लोगों से डायरेक्टली अटैच्ड हूं, वही मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब 4 लोगों से हाथ थोड़े मिला सकते हैं, भगवान विष्णु थोड़े हैं कि 4-5 हाथ हैं हमारे, हैं 2 ही हैं, तो मैं 2 लोगों से हाथ ऐसे मिला लिया, एक आदमी इधर पड़ा नहीं है, खड़ा हुआ है, हाथ मिला लिया, इधर से हाथ मिला लिया, मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। या कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा तेरे, मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। अब एक आदमी ऐसा हो जिसके 5-6 हाथ हो, तो वो 6 लोगों से हाथ मिला के खड़े हुए हैं, इसका मतलब उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। लेकिन मेन अंतर यह समझना है, मैं 10 आदमियों से घिरा हुआ हूं, लेकिन मैंने किसी का हाथ नहीं पकड़ा हुआ है। भले ही मेरे चारों तरफ बहुत सारे एटम, बहुत सारे आदमी, बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे आइटम हैं, लेकिन मैंने किसी को नहीं पकड़ा हुआ है, तो इसका मतलब मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 0 है। ये तो हुई हिंदी वाली बात। अब थोड़ा अंग्रेजी में कर ले। हाँ, एनसीईआरटी का आदमी है तू, अंग्रेजी में स्पेस लैटिस की डिफिनीशन में लिख के बता देता हूं। क्या है डिफिनीशन? द रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ, क्या लिखते हैं? द रेगुलर 3D arrangement of constituent particles in space is called space lattice. यानी एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट हो जाए, उसको स्पेस में रख के हम देखें, उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? द रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन स्पेस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस, जिसका नाम ले, फिगर बना ले, फिगर बना लो भाई, फिगर। एक तो ये सिंपल क्यूब है, एक क्यूब है इसके अंदर, इसको हम यूनिट सेल बोलेंगे। अभी देखना इसके अंदर क्या क्या कहानी करता हूं मैं। एक लाइन ये मारा, एक लाइन ये मारा, एक लाइन ये मारा, एक लाइन ये मारा, फिर मैंने एक लाइन इधर मार दी, एक लाइन इधर मार दी, एक इधर मार दी, ये किया। बनाना सीख लेना इसको। एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, एक ये आ गई, थोड़ा टेढ़ी हो गई ये लाइन, और एक ये आ गई, एक ये चली गई, और एक ये चली गई। अब तुम्हें क्या दिख रहा है? पता नहीं तुम्हें दिख भी रहा है कि नहीं।
हाँ, क्या दिख रहा है? हमें इसमें 8 क्यूब दिख रहे हैं। तुम्हें भी दिख रहे हैं? कैसे? एक आगे, 2 3 4, फिर 5 6 7 8, ये 8 क्यूब हमें दिख रहे हैं इसमें। आई होप, आशा करते हैं तुम्हें भी इसमें 8 क्यूब दिख रहे होंगे। तो ये पूरा जो अरेंजमेंट है, इस पूरे अरेंजमेंट को हम बोलेंगे क्या? इस पूरे अरेंजमेंट के हम बोलेंगे स्पेस लैटिस। ये हमारा स्पेस लैटिस है। और इसके किसी एक क्यूब को हम पकड़ लेते हैं। ले, कलर चेंज कर देता हूं मैं कलर चेंज कर देता हूं। एक ये ये दिखा, एक को ग्रीन कर दिया मैंने। इसके एक यूनिट को हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट सेल बोलते हैं और कहते हैं कि किसी स्पेस लैटिस की वो स्मॉलेस्ट यूनिट, किसी स्पेस लैटिस की वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके बार बार रिपीट होने से स्पेस लैटिस का निर्माण होता है, वह एक यूनिट सेल कहलाता है। वह एक यूनिट सेल कहलाता है। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। जी करे देखता रहूं। क्या देखता रहूं? कह रहा है कि स्पेस लैटिस जिन छोटी छोटी यूनिटों से मिलकर बना होता है, उसकी एक यूनिट को हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। या यूं कहें, स्पेस लैटिस की वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके बार बार रिपीट होने से स्पेस लैटिस का निर्माण होता है, उस एक छोटी सी यूनिट को हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। तो भाई ये रही हमारी यूनिट सेल की कहानी। अगर आपको डिफिनीशन लिखना है, मैं आपको डिफिनीशन बोले देता हूं, आप डिफिनीशन लिख लीजिएगा। क्या कह रहे हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कंप्लीट स्पेस लैटिस which on repetition again and again in all the possible direction results in the formation of crystal lattice is called unit cell। फिर से सुन के इस डिफिनेशन को आप लिख सकते हैं। उसके बाद बात आती है हमारी लैटिस पॉइंट की। लैटिस पॉइंट क्या होता है? देखो, अब हम क्या करते हैं, एक यूनिट सेल बना लेते हैं। ये स्पेस लैटिस बना है। अब स्पेस लैटिस के बाद हमने इसकी एक यूनिट को, मान लो ये वाला जो क्यूब था छोटा वाला, उस छोटे वाले क्यूब को उठा के हमने बाहर बना लिया। इसको हम बोलेंगे क्या? यूनिट सेल। क्या कह रहे हैं लैटिस पॉइंट की डिफिनीशन? कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स व्हिच जनरेट द स्पेस लैटिस आर यूनिट सेल आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट। यानी ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे पॉइंट जिनकी वजह से या तो यूनिट सेल का निर्माण हुआ हो या फिर लैटिस पॉइंट का निर्माण हुआ हो। अब वही पॉइंट जो यूनिट सेल बनाते हैं, तो यही यूनिट सेल आपस में जुड़ के स्पेस लैटिस बनाता है। तो चाहे ये कहो कि ऐसे पॉइंट जो आपस में जुड़ के मिल के यूनिट सेल बनाते हैं उनको लैटिस पॉइंट बोलते हैं, या यूं कहो ऐसे पॉइंट जो आपस में जुड़ के स्पेस लैटिस बनाते हैं उनको भी लैटिस पॉइंट बोलते हैं। यानी ये पॉइंट अगर देखें, जैसे एक पॉइंट ये है, एक कोना ये है, एक हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठवां ये है। ये जो पॉइंट है 8, ये अगर 8 पॉइंट ना हो तो क्या यूनिट सेल ये वाली बन सकती है? कहोगे सर हमारे तो समझ में नहीं आ रहा बन सकती है कि नहीं। लो समझा देते हैं। एक हमने हटा दिया, ये क्या बन गया? एक हमने लैटिस पॉइंट हटा दिया तो ये गुड़ गोबर हो गया, ये गुड़ गोबर हो गया। तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि यह जो लैटिस पॉइंट था, इसकी वजह से, या यूं कहें इस पॉइंट की वजह से एक यूनिट सेल हमारा मिलके तैयार होता था। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट बोलते हैं। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो क्या बताया गया था कोऑर्डिनेशन नंबर में कि मैं अगर खड़ा हूं, आसपास जितने भी लोग मेरे खड़े हैं, अगर मैं जिन से डायरेक्ट हाथ मिला के उनके डायरेक्ट अटैच में हूं, वही मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो क्या बताया गया? डिफिनीशन लिख लीजिएगा कि द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स
द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर सराउंडिंग अ पार्टिकुलर लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। हम इसमें आ जाते हैं और यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। जैसे मैं इस पॉइंट को लेके चल रहा हूं, इस वाले पॉइंट को, बीच के पॉइंट को, मैं आपको बताना चाहूं अगर कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि यह पॉइंट डायरेक्टली किन किन पॉइंट से जुड़ा हुआ है। देखो ये जो पॉइंट है, ये एक बॉन्ड इससे बना हुआ है, एक, दूसरा इससे बना हुआ 2, तीसरा इससे बना हुआ है 3, फिर ये बना हुआ है 4, फिर ऊपर से जुड़ा है 5, फिर नीचे जुड़ा है 6, यानी ये पॉइंट टोटल 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 होता है। अब ये पॉइंट यहां भी है, लेकिन ये देखो इस पॉइंट से इसका कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बना है, इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इस पॉइंट से नहीं होगा। तो ये कुछ हमारे बेसिक स्टेप्स थे, जो बेसिक जानकारी थी सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले की, कि हम लोगों ने सीखा भाई सॉलिड स्टेट क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट गैसीय स्टेट हम लोग 11th में पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट हम लोग 12th में चालू कर रहे हैं, पहला चैप्टर है, आज पहली शुरुआत है हमारी केमिस्ट्री की सिलेक्शन एक्सपर्ट कोचिंग में। पहला चैप्टर आपको मिला, सॉलिड स्टेट का पहला वीडियो, जिसमें हम लोगों ने इतनी सारी जानकारी ली। नेक्स्ट क्लास जो होगी इसके बाद वाली सेकेंड वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सॉलिड का क्लासिफिकेशन, यानी सॉलिड कितने टाइप के हो सकते हैं, जिसमें हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव के बारे में जानकारी लेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में जानकारी लेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे और थ्योरी का पोर्शन और हम लोग अच्छा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए सिलेक्शन एक्सपर्ट हमारे साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर कोई दिक्कत आती है तो 9120736105 पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है आपको, फ्री में आपको सारी क्लासेस मिल रही हैं। तो जुड़े रहिए हमसे और दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।